नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। दीक्षा, गौरव, शिखा, प्रभा, अभिलेख, जितेंद्र, उसके बाद में अंतिमा, आशा, अमन, उपेंद्र, पिंकी, खुशबू, शिवा, रमिता, साक्षी, आप सभी को और जिनका नाम अब मैं नहीं ले पाऊंगी उन सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वर्धन वंश। कल मैंने आपको गुप्ताज एम्पायर को खत्म किया था और वर्धन वंश आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपको ये मैंने बताया था। और उसके बाद अब आपका जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संगम युग, है ना। तो आप सभी एक बार एक हेडिंग देंगे यहाँ पर और आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि इस वंश को या तो हम कहते हैं पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति, या फिर वर्धन वंश। क्यों इसे पुष्यभूति वंश कहते हैं और क्यों इसे वर्धन वंश कहते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। इसको पुष्यभूति वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है वो कौन है? तो आप कहोगे कि मैम इसका फाउंडर है पुष्यभूति। पुष्यभूति इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये पुष्यभूति वंश था। तो इसके फाउंडर का नाम क्या था? पुष्यभूति था। और मैं आपको बता दूं कि जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश पुष्यभूति ने स्थापित किया था, आपको मैं बता दूं कि गुप्तों के बाद उत्तर भारत पर शासन करने वाला शक्तिशाली वंश था ये, ठीक है। अगर आप कहो कि गुप्तों के बाद क्या वर्धन वंश ही आया था? नहीं, गुप्त आए, गुप्त के बाद मौखरी शासक आए थे, मौखरी वंश के शासक आए थे और उसके बाद में ये वर्धन वंश। तो ये आपका सीक्वेंस है। मौखरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन सीक्वेंस ये है। गुप्ताज आए, फिर आपके मौखरी वंश के शासक आए और फिर आपके यहां पर वर्धन वंश के शासक आए। तो ये तो सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये क्या है। तो आप कहोगे कि मैम ये एक सीक्वेंस है। तो मौखरी वंश के शासक गुप्तों के बाद आए, गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली वंश अगर कोई था तो वो कौन सा था? तो आप कहोगे वर्धन वंश था। तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूं तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि इसे पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं। तो मैंने कारण बताया क्योंकि इसका संस्थापक पुष्यभूति था। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसे वर्धन वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको देखो यहाँ पे वर्धन वंश क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वर्धन वंश में अगर हम बात करते हैं तो वर्धन वंश के 3 प्रसिद्ध शासक हुए, ठीक है। वर्धन वंश के 3 प्रसिद्ध शासक यानी कि फेमस रूलर या पॉपुलर रूलर, आप कुछ भी लिख सकते हो, पॉपुलर रूलर ऐसे लिखना, 3 पॉपुलर रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी। क्योंकि मैम वर्धन वंश के 3 प्रसिद्ध शासक हुए इसीलिए इसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब वो 3 प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो पहला आप यहां पे नाम लिखेंगे, इनका नाम है प्रभाकर वर्धन। तो पहले आप इन्हीं के बारे में जानिए कि प्रभाकर वर्धन कौन थे। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि हूण बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था? आप कहोगे कि इन्होंने ही वर्धन वंश के शासकों में सबसे पहले हूणों को पराजित किया था।
हूणों को पराजित किया। मैंने बताया था स्कंदगुप्त ने भी हूणों को पराजित किया था। और हूण कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी थे जो बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। अगर आप यहां पे देखेंगे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं, तो प्रभाकर वर्धन जी की जब आप बात करोगे तो प्रभाकर वर्धन जी की फैमिली समझिए, इनके 2 बेटे हैं। ध्यान से, इनके 2 बेटे हैं, ठीक है। एक आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इनकी पत्नी कौन है, इनकी वाइफ, और इनकी एक थी यहां पर पुत्री, एक पुत्री थी यानी कि डॉटर। तो आप यहां पे लिखेंगे कि कौन इनकी पुत्री थी, कौन इनकी वाइफ थी, और कौन इनके बेटे थे। तो इनके 2 बेटों में इनके बड़े बेटे, ठीक है, बड़े बेटे, उनका नाम क्या था? तो आप कहोगे कि उनका नाम था, प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन इनके बड़े बेटे थे। और इनके छोटे बेटे कौन थे? तो छोटे बेटे हर्षवर्धन, जो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। हर्षवर्धन से ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं। तो ये हर्षवर्धन इनके छोटे बेटे। इनकी वाइफ का नाम था यशोमती, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोमती। ये इनकी वाइफ थी, यशोमती इनकी वाइफ का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी बेटी का नाम क्या था? इनकी डॉटर, इनकी बेटी थी राज्यश्री। और जब मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो ये इनकी पूरी फैमिली है। अब जब हम फैमिली से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, प्रभाकर वर्धन को क्या हो गया था? प्रभाकर वर्धन को हो गई थी लाइलाज बीमारी। इनको थी लाइलाज बीमारी। इनका काफी ट्रीटमेंट कराया जा रहा था, लेकिन इनके ट्रीटमेंट से इनके मतलब कोई भी अंतर नहीं आ रहा था। इनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, इनको लाइलाज बीमारी हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके राज्य वैद्य थे रसायन और सुसैन, ठीक है। इनके राज्य वैद्य कौन थे? यानी कि राज्य वैद्य ये कौन थे? तो आप कहोगे कि एक का नाम था रसायन और एक का नाम था सुसेन। इन्होंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे थे। और जब ये बात इनकी पत्नी को पता चली, यशोमती को, कि मेरे पति अब ठीक होने वाले नहीं हैं और मेरे पति की मृत्यु अब निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, सॉरी, निश्चित नहीं, निश्चित है। तो आप यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब इनकी पत्नी को यह बात पता चली तो आप देखेंगे यहां पर कि यशोमती ने क्या कर लिया? इन्होंने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सुसाइड इन्होंने किया। आत्मदाह का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे स्वयं को आग में जलाकर मार दिया। स्वयं को आग में जलाकर मार दिया, ये इनकी पत्नी ने किया। तो ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो आत्मदाह किया था वो कब कर लिया था? अपने पति की मृत्यु से पहले। अपने पति की मृत्यु से पहले, मृत्यु से पहले। क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे भारत देश में ये कहा जाता है कि अगर महिला पति से पहले मरती है ना, तो वो काफी लकी होती है, ऐसा माना जाता है, भाग्यशाली होती है। पहले के समय पे महिलाओं के दिमाग में ये चीजें भर दी गई थी कि अगर पति है तो आपका अस्तित्व है, अगर पति नहीं है तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो पहले महिलाओं को जबरदस्ती सती भी किया गया, लेकिन बाद में महिलाएं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद को सती किया। तो ये अपने पति के बिना यहां पर एक तरीके से जीना नहीं चाहती थी, तो इन्होंने स्वयं को जला लिया था। जौहर की बात करेंगे भी आगे, जौहर आगे आएगा। जौहर में क्या होता था कि बहुत सारी महिलाएं एक साथ आग के जलते हुए कुएं में प्रवेश कर जाती थी, तो वो जौहर अलग है। तो आप देखोगे कि यशोमती अपने पति से पहले ही मर गई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर कि उसके बाद में इनको लाइलाज बीमारी थी, और इस कारण क्या हो गई? लाइलाज बीमारी के कारण हो गई प्रभाकर वर्धन की मृत्यु। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। अब यहां तक आपने समझा कि प्रभाकर वर्धन की डेथ कैसे हुई, लेकिन प्रभाकर वर्धन के जीते जी इनकी जो बेटी थी राज्यश्री, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आप जानो कि राज्यश्री, तो कहा जाता है कि जो राज्यश्री थी इनकी बेटी, इसका विवाह हुआ था, और इसका विवाह हुआ था कन्नौज के शासक से। ध्यान से सुनिएगा, राज्यश्री कौन है? प्रभाकर वर्धन की बेटी है। और राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? तो आप कहोगे कि मैम इनका विवाह को इंग्लिश में कहते हैं मैरिज, इतना तो मुझे लगता है पता ही होना चाहिए आपको, मैरिज। और ये विवाह किससे हुआ था? तो आप कहोगे कन्नौज के शासक,
कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से हुआ था। कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से राज्यश्री की शादी हो गई थी, विवाह हो गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो जय वर्मा नहीं, ग्रह वर्मा पूछा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पर, तो जो आपके ग्रह वर्मा हैं, जब इनके साथ शादी हुई तो इस समय तक कन्नौज काफी फेमस हो चुका था, कन्नौज काफी प्रसिद्ध था और आसपास के जितने भी शासक थे वो कन्नौज को जीतना चाहते थे। लाइलाज ऐसी बीमारी होती है रूबी चौधरी जी, जिसका ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन वो कुछ समय तक के लिए इंसान जीवित तो रहता है पर उसका मरना तय है। जैसे आपके यहां पर अभी तक कैंसर का कोई भी सक्सेसफुल इलाज नहीं है। कैंसर में व्यक्ति को कुछ समय के लिए जिंदा रखने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन उसकी मौत होगी होगी ये निश्चित हो जाता है। अगर किसी को भी, आपको मैं बता दूं यहां पर कैंसर है तो, है ना। अब देखो यहां पे लड़कियां ही कमेंट कर रही हैं कि अब तो लड़कियां अपने मरने से पहले ही पति को मार देती हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ग्रह वर्मा से शादी हो गई, और अगर हम यहां पे बात करेंगे जब ग्रह वर्मा से शादी हुई तो जो ग्रह वर्मा है, ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दी? तो ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी मालवा के शासक देवगुप्त ने। मालवा के शासक देवगुप्त ने अपने मित्र शशांक कौन था? गौड़ नरेश। गौड़ किसको कहते थे? बंगाल की राजधानी थी गौड़। तो आप कहोगे गौड़ शासक था ये शशांक, तो गौड़ नरेश अपने मित्र शशांक की सहायता से। तो हत्या किसने कर दी? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। क्यों की थी हत्या? क्योंकि ये कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। तो ग्रह वर्मा की हत्या कर दी इसने और राज्यश्री को कैद कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पर आप मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। मैंने आपको बताया कि राज्यश्री से किसका विवाह हुआ, ठीक है, और इनकी हत्या किसने कर दी, और मैंने ये भी बताया कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है, तो ये जो घटना उनकी मृत्यु के बाद घटी है, मुझे ये बताइए कि फिर अब यहां पर शासक कौन होगा? अब यहां पे शासक कौन होगा? सारी डेट तुम नहीं पढ़ सकते हो, नहीं तुम्हें सारी डेट पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट डेट होंगी मैं आपको खुद से बता दूंगी। तो आप कहोगे कि देवगुप्त ने किसको मार दिया? ग्रह वर्मा को, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राज्यश्री को कैद कर लिया। वेरी गुड। अब मैम यहाँ पे हमें पता है कि प्रभाकर वर्धन जी की डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे अब आपके शासक कौन थे? तो अब यहाँ पे शासक बना था राज्यवर्धन। और जब राज्यवर्धन को इस पूरी घटना का पता चला तो राज्यवर्धन ने क्या किया? ध्यान से सुनो। राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसकी हत्या कर दी और उसके बाद ये शशांक को ढूंढने लगा मारने के लिए। ठीक है, अब राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी। अब मुझे बताओ कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? शशांक ने कर दी। और राज्यवर्धन की हत्या का समाचार हर्ष को कुंतल नामक दूत से मिला। कुंतल नामक दूत से मिला। कुंतल नामक दूत ने यह बताया कि आपके भाई की, वेरी गुड मैम, शशांक का, कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? शशांक का। और आपको मैं बता दूं कि राज्यवर्धन की हत्या का समाचार हर्ष को किसने दिया? तो आप कहोगे कुंतल नामक दूत ने दिया। अब देखो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, अब यहां पे शासक कौन बनेगा? हर्षवर्धन। वेरी गुड। अब यहां पे रूलर कौन बनेगा? नेक्स्ट शासक कौन बनेगा वर्धन वंश का? तो आप कहोगे कि मैम अब नेक्स्ट शासक होगा हर्षवर्धन। शासक को इंग्लिश में कहते हैं रूलर।
तो यहां पे कौन होगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 एडी। 606 से 647 एडी किसका टाइम माना जाता है? तो हर्षवर्धन का टाइम माना जाता है। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करती हूं तो इनका जन्म कब हुआ था? बर्थ डेट 590 एडी, यानी गद्दी पर बैठते समय इनकी आयु 16 वर्ष थी। इनकी आयु 16 वर्ष थी। तो इनकी एज कितनी थी? 16 इयर्स। 16 वर्ष हर्षवर्धन की आयु थी जब ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन को अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम, अदर नेम इसका क्या था? तो इसे शिलादित्य भी कहते हैं। अदर नेम शिलादित्य। शिलादित्य। शिलादित्य भी इसको कहा जाता है। 18 नहीं 16 वर्ष थी। ठीक है। अब देखो, अब जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके जीवन का क्या उद्देश्य होगा? देखो, इसने अपने जीवन के 2 उद्देश्य बनाए हैं स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्टिव, वो क्या होंगे ऑब्जेक्टिव? तो मैम पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका ये होगा कि इसे किसको ढूंढना है? एक तो इसे राज्यश्री को ढूंढना है। राज्यश्री को ढूंढना कि आखिर राज्यश्री कहां पर गई। और दूसरा, राज्यवर्धन की हत्या का बदला। ये इसके जीवन के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी लाइफ के 2 ऑब्जेक्टिव्स यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो 2 उद्देश्य हैं, अब इनको यहां पर ये पूरा करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे जब इसने राज्यवर्धन की हत्या का इसे बदला लेना है, तो इसने गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया? तो आप कहोगे कि हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन शशांक की हत्या, शशांक की हत्या कर दी। और जब इसने शशांक की हत्या कर दी तो उसके बाद इसने क्या कर लिया? कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज पर अधिकार। अभी कन्नौज पर अधिकार किया है इसने। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगी जो कि मैं थोड़ा सा भूल गई थी, कि जैसे आपका ये पुष्यभूति वंश था तो इनकी राजधानी क्या थी? पुष्यभूति वंश की मैं बेटा आपको कैपिटल लिखाना भूल गई थी। तो यहां पे इनकी जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी, एक बार उसको और लिख दीजिएगा प्लीज। और ये लिखवा क्यों रही हूं? क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ बात होगी। तो ये थी बेटा जी थानेश्वर। थानेश्वर थी। थानेश्वर कहां पड़ता है? हरियाणा में। थानेश्वर कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो आप कहोगे यहाँ पे एक बच्चा कन्नौज को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा है। मैम इत्रनगर को जो कन्नौज है वही, यहां पूछा यूपी वाला ही कन्नौज। ठीक है। हम अगर हम बात करते हैं तो इनने क्या कर लिया? हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाया नहीं। मतलब इसने एक तरीके से कन्नौज को किसका माना? अपनी बहन राज्यश्री का। अपनी बहन राज्यश्री को इसने जो है इसका उत्तराधिकारी माना, क्योंकि भाई उसके पति के बाद इस पर उसी का अधिकार है। तो अभी इसने कन्नौज पर इसका कंट्रोल तो हो गया, लेकिन कन्नौज पर इसने ऐसा नहीं कि शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे कि अगर मैं आपसे बात करती हूं तो हर्षवर्धन ने जब ऐसा कर लिया, उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? अब सुनो यहां पर, अब हर्षवर्धन का एक और उद्देश्य था कि उसे अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढना था। तो राज्यश्री की सूचना इसको मिलती है, मैं आपको बताती हूं कि राज्यश्री की सूचना इसको मिलती है अपने ममेरे भाई या मित्र भंडी, ठीक है लिखना,
राज्यश्री की सूचना इसे अपने ममेरे यानी मामा के लड़के यानी कजन ब्रदर, ममेरे भाई या मित्र भंडी से मिली। भंडी ने राज्यश्री को विंध्याचल के जंगलों में देखा। और जैसे ही ये बात हर्षवर्धन को पता चली तो हर्षवर्धन विंध्याचल के जंगलों में पहुंचा। और लिखना, हर्ष ने राज्यश्री को, बेटा 1 मिनट का समय देना बस। ठीक है, तो हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने राज्यश्री को बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है दिवाकर मित्र, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल के जंगलों में ढूंढा। जो आत्मदाह करने जा रही थी, यानी खुद को मारने जा रही थी। जैसे इसकी मां ने खुद को मारा था, ऐसे ही ये भी खुद को अग्नि में जलाकर मारने जा रही थी। तो हर्षवर्धन ने इसको ढूंढ लिया और इसकी जान को बचा लिया। ठीक है, अब यहां पे जब हर्षवर्धन ने अपनी बहन को ढूंढ लिया तो हर्ष ने क्या कहा? हर्ष ने कहा कि अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये आत्मदाह करने जा रही थी, तो हर्ष ने इसको बचा लिया। और अगर मैं आपसे बात करूं, नहीं, रुचि विंध्याचल के जंगलों में इसको नहीं बनाया था बंदी, ये भाग गई थी यहां से, इनकी कैद से आजाद हो गई थी और विंध्याचल के जंगलों में पहुंच गई थी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब यहां पे जब राज्यश्री मिली तो हर्ष ने क्या कहा? हर्ष ने कहा कि कन्नौज तुम्हारा है और तुम कन्नौज को संभालो। लेकिन इसने मतलब राज्यश्री ने और कन्नौज की जनता ने हर्षवर्धन से ये रिक्वेस्ट की कि वो कन्नौज के शासन को संभाले। तो जब यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि जब बहन ने भाई से कहा कि मैं अकेले इस साम्राज्य को नहीं संभाल सकती हूं, आप मेरे साथ आकर इस साम्राज्य को संभालो, तब उस समय पर हर्ष ने क्या किया? अब इसके बाद में हर्ष ने राजधानी स्थानांतरित कर दी। अब हर्ष ने क्या किया? राजधानी स्थानांतरित का मतलब होता है कैपिटल ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर्ड द कैपिटल, आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड। तो यहां पे ट्रांसफर्ड हो गई, स्थानांतरित हो गई। कहां से कहां लेकर आया? तो आप कहोगे थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर था? हरियाणा, मैंने अभी बताया। तो थानेश्वर हरियाणा से कहां पर लेकर आया? कन्नौज। तो अब हर्षवर्धन ने राजधानी क्या बना ली? कन्नौज। तो यूपी में आपका पड़ता है कन्नौज। तो इसने क्या किया? राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि इसकी बहन, और अगर मैं आपसे बात करती हूं इसकी बहन
और कन्नौज की जनता ने हर्षवर्धन से आग्रह किया था, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, राजधानी को यहां से स्थानांतरित कर दिया था। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हर्षवर्धन है, कहा जाता है कि उत्तर भारत में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी हद तक कर लिया था, और अब इसका ये विचार था कि मुझे दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आई एम सॉरी, जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, हर्ष का साम्राज्य विस्तार, हर्ष का साम्राज्य विस्तार, ठीक है, हर्ष का साम्राज्य विस्तार। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूं कि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक कर लिया था, तो देखो ये कहा जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में इसने उत्तर हिमालय तक, उत्तर में कहां तक कर लिया था, हिमालय तक कर लिया था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कहां तक कर लिया था, हिमालय तक, यानी काफी हद तक इसने विस्तार किया था। पश्चिम में यानी कि वेस्ट में कहां तक कर लिया था, तो वेस्ट में मैम बल्लभी गुजरात तक कर लिया था, बल्लभी गुजरात यहां तक कर लिया था। आप कह सकते हो कि वेस्ट में बल्लभी गुजरात तक। पूर्व में असम, लिख सकते हैं ईस्ट, पूर्व में आप कह सकते हो कामरूप, कामरूप मतलब असम तक, असम। अब इसका विचार था कि मुझे दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो दक्षिण में कहां तक कर लिया था, तो आप कहोगे कि मैम अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में इसने कर लिया था नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी। अब इसका विचार था नर्मदा नदी से आगे तक साम्राज्य विस्तार करना, कहां पर, साउथ इंडिया के अंदर। अब देखो यहां पे ये क्या करना चाहता था, ये देख लिखना, दक्षिण भारत में आगे साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, आगे साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और जब ये आगे साम्राज्य विस्तार करना चाहता था तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय इसने दक्षिण भारत में साम्राज्य का सोचा, उस समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड का शासन था। पुलकेशिन सेकंड कौन था, शासक यानी कि रूलर। किस वंश से था, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, रूलर ऑफ चाणक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया। कौन था, तो आप कहोगे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड इसका शासन था। अब इसने क्या किया कि जैसे ही हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ बढ़ा, तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया, नर्मदा नदी के तट पर हराया कि तुम दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते। तो हर्ष को किसने हरा दिया, पुलकेशिन सेकंड ने, जो चालुक्य वंश का शासक था। और मैं आपको प्यारे बच्चों ये भी बता दूं कि हर्षवर्धन को इसने हराया था नर्मदा नदी के तट पर, हम कैसे मान लें। तो आप कह सकते हो कि पुलकेशिन सेकंड की जब हम बात करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, आप यहां पे देखेंगे कि इसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया। ये जानकारी कहां से मिलती है, ये जानकारी कहां से मिलती है, क्या ये बात कहीं पे लिखी हुई है,
तो आप कहेंगे कि इस जानकारी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें एहोल अभिलेख से मिलती है। एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख की जब हम बात करते हैं, एहोल अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो इसकी रचना रवि कीर्ति जी ने, रवि कीर्ति जी, ये कौन थे? तो आप कहोगे कोर्ट पोइट ऑफ पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि, पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि। लिखना कोर्ट पोइट ऑफ पुलकेशिन सेकंड। तो इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति जी, और इन्होंने इसमें ये जानकारी दी थी कि भैया आपका जो है यहां पे हर्ष को किसने हराया था? तो आप कहोगे कि पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। ये बात इस अभिलेख में लिखी गई है। और आपको यह भी बता दूं कि इस अभिलेख की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो आप कहोगे कि भाषा या लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो आप लिखेंगे कि संस्कृत है, संस्कृत में लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। यानी दक्षिण भारत में हर्ष को साम्राज्य विस्तार करने से किसने रोका? तो पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। पुलकेशिन सेकंड ने मैम यहां पर हर्षवर्धन को रोक दिया था। आप कहेंगे कि साम्राज्य विस्तार दक्षिण भारत में करने से। अब जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उतना एक बार मैं आपको सुनाती हूं, जैसे आप कहते हो कि कैसे याद करना है। वैसे तो मैंने आपको कहानी की तरह ही चीजें सुनाई। देखो, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की हम बात करते हैं तो संस्थापक थे पुष्यभूति, ठीक है। वर्धन वंश के 3 प्रसिद्ध शासक हुए, प्रभाकर वर्धन जी, राज्यवर्धन जी और हर्षवर्धन। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु हो गई थी। किस कारण से? लाइलाज बीमारी थी उनको, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और हुणों को पराजित करने वाले वो शासक थे वर्धन वंश के। प्रभाकर वर्धन जी की पत्नी का नाम था यशोमती, जिन्होंने अपने पति के मरने से पहले ही आत्मदाह कर लिया था। प्रभाकर वर्धन जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे थे। और प्रभाकर वर्धन जी की एक बेटी थी जिनका नाम था राज्यश्री, ठीक है। तो राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से, जिनकी हत्या कर दी थी मालवा के शासक देवगुप्त ने अपने मित्र शशांक की सहायता से। जब ये बात आपको मैं बता दूं, और राज्यश्री को कैद कर लिया था। जब ये बात राज्यवर्धन को पता चली तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। और फिर उसके बाद में राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी। और उसके बाद यहां पे कौन बैठा गद्दी पर? तो आप कहोगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि एक तो उसे शशांक की हत्या करनी है और दूसरा उसे क्या करना है? राज्यश्री को ढूंढना है। तो उसने क्या कर दिया? शशांक की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद राज्यश्री की सूचना उसे अपने ममेरे भाई या मित्र भंडी से प्राप्त हुई, ठीक है। और भंडी ने यह बताया कि उसने राज्यश्री को विंध्याचल के जंगलों में देखा है। हर्ष को जैसे ही यह बात पता चली, हर्षवर्धन तुरंत वहां पर गया। और हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने, प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि अपनी बहन को बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल के जंगलों में ढूंढ लिया, जो आत्मदाह करने जा रही थी। उसके बाद में अगर मैं आपसे आगे बात करती हूं तो बहन को ढूंढने के बाद उसने कन्नौज अपनी बहन को सौंपा, लेकिन बहन और कन्नौज की जनता के आग्रह पर, ठीक है, बहन और कन्नौज की जनता के आग्रह पर हर्षवर्धन ने कन्नौज के शासन को संभाला। उसके लिए उसने राजधानी थानेश्वर से हरियाणा, थानेश्वर कहां पड़ता है? हरियाणा में, वहां से उसने कन्नौज यूपी में स्थानांतरित कर दी। उसके बाद में हर्षवर्धन ये चाहता था कि उसके साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में हो, इसीलिए उसने क्या किया? नर्मदा नदी से आगे बढ़ने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो नर्मदा नदी से आगे बढ़ा तो दक्षिण भारत में शासक था चालुक्य वंश का, जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया। और नर्मदा नदी के तट पर हराया, ये जानकारी हमें मिलती है एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख की रचना किसने की है? रवि कीर्ति जी ने की है। और इसको उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। रवि कीर्ति जी पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि थे। यहां तक मैंने चीजें आपको बताई और जितना मैंने अभी बोला ये सारा आपको मैं पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। अब यहां पे हर्षवर्धन के समय पर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है हेनसांग। तो ये क्वेश्चन आता है कि हेनसांग किसके समय पर भारत आया था? तो हेनसांग कौन था? ये एक चीनी यात्री।
यानी चाइनीज ट्रेवलर था, चीनी यात्री था। हर्ष के समय भारत आया, और ये भारत क्यों आया था? ठीक है, इसके अलावा लिखना है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसी को कहा गया है यात्रियों का राजकुमार। ये क्या करने आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया। ठीक है, तो बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय। और जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने गया तो यहां के कुलपति, जिन्हें हम कहते हैं वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, ये कौन थे? तो आप कहोगे शीलभद्र थे। और हेन सांग ने ये बताया कि इस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय में एक, आप कह सकते हो कि मतलब रेशो बताया स्टूडेंट्स और टीचर का। तो इन्होंने कहा कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक होता था और उसके साथ में 5 छात्र होते थे। तो छात्र और शिक्षक का रेशो कितना था? 1:5। एक शिक्षक 5 छात्रों को पढ़ाता था। कहा जाता है कि हेन सांग 630 से और 645 एडी भारत में रहा, यानी 15 वर्ष। ये अप्रोक्सीमेट में है, लगभग 15 वर्ष ये भारत में रहा। और जब ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए आया था तो यहाँ के कुलपति शीलभद्र जी थे। एक शिक्षक 5 छात्रों को पढ़ाता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हेनसांग है, हेनसांग की एक बुक है जिसमें इसने अपनी जो यात्रा की थी यहाँ पर, उसके बारे में वर्णन किया है। तो हेनसांग की बुक का नाम क्या था? आप कहोगे सी यू की, है ना। जब मैंने आपको फायान पढ़ाया था तो आप कह रहे थे सी यू की उसकी बुक का नाम है। नहीं, फायान की बुक का नाम है फाक क्यों की, और इसकी बुक का नाम है सी यू की। और लिखिएगा, हेनसांग की जीवनी लिखी, हेनसांग की जीवनी लिखी किसने लिखी थी? तो आप कहोगे व्हीली ने, व्हीली। हेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? व्हीली ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था हेनसांग। अगर आपने पहले किसी ने भी नोट्स बना रखे हैं तो दोबारा नोट्स मत बनाइए। जो आपके नोट्स बने हुए हैं उनको अपडेट कर लीजिए। कोई भी नई चीज आपको दिख रही है तो वहां उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करती हूं हर्ष की, फिर से हर्ष, तो हर्ष के दरबारी कवि कोर्ट पोइट, इनका नाम था बेटा जी बाण भट्ट, बाण भट्ट। इनकी 2 रचना थी, कादंबरी और एक थी हर्षचरित, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है? हर्ष की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ हर्ष, हर्ष की जीवनी इन्होंने लिखी है। बायोग्राफी ऑफ हर्ष, बायोग्राफी ऑफ हर्ष, हर्ष की जीवनी।
ठीक है, तो आप कहेंगे हर्ष की जीवनी लिखी थी किसने? बाणभट्ट ने, जो कि इनके दरबारी कवि थे। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि हर्ष, आपको पता है हर्ष को साहित्यिक हर्ष कहा है, साहित्यिक हर्ष कहा, क्योंकि साहित्य में इसकी रुचि थी। हर्ष को साहित्यिक हर्ष कहा, लेकिन किसने कहा? तो आप कहोगे शोढल ने। अब आप मुझसे पूछोगे शोढल कौन है? तो ये एक गुजराती पोइट हैं, गुजराती कवि। इन्होंने कहा कि हर्ष एक साहित्यिक हर्ष था। क्यों? क्योंकि हर्ष का भी साहित्य में इंटरेस्ट था। तो हर्ष को क्या कहा? लिटरेरी हर्ष। मैं लिख देती हूं इंग्लिश में, लिटरेरी हर्ष। और कैसे हम माने कि हर्ष को साहित्य में इंटरेस्ट था? तो कहा जाता है कि हर्ष की रचना थी कितनी? तो आप कहोगे 3। एक का नाम था नागानंद, दूसरी का नाम था प्रियदर्शिका, और तीसरी का नाम था रत्नावली। ये 3 हर्ष की रचनाएं थी, यानी हर्ष को भी साहित्य में इंटरेस्ट था। तो यह हर्ष के द्वारा लिखी गई आपकी रचनाएं थी। अब हर्ष के समय ही क्या होता था? हर्ष के समय ही प्यारे बच्चे महामोक्ष परिषद, हेडिंग देना, महामोक्ष परिषद का आयोजन। महामोक्ष परिषद का आयोजन किसके समय होता था? हर्षवर्धन के समय पर होता था, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड ऑफ महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद। ठीक है, अब ये कब होता था? तो आप लिखोगे प्रत्येक 5 वर्ष पर। कहां पर? प्रयागराज, जिसे आप पहले इलाहाबाद कहते थे। तो कहां पर होता था? आप कहोगे प्रयागराज में होता था। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं तो यहां से क्वेश्चन आता है कि हेनसांग ने किस महामोक्ष परिषद में भाग लिया था? तो आप यहां पे प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि महामोक्ष परिषद में लिखना, हेनसांग ने 6वीं महामोक्ष परिषद में भाग लिया, किसने? तो आप कहोगे कि मैम हेनसांग ने। लिखिएगा, हेनसांग participated in the sixth महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद। ठीक है, माफी चाहूंगी, आवाज एक मिनट सॉरी, मैं दोबारा बोलती हूं। क्वेश्चन आ रहा है कि महामोक्ष परिषद किसे कहा जाता है?
तो महामोक्ष परिषद को आप क्या कह सकते हैं कि महामोक्ष परिषद में जो राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, वो क्या करता था, दान दिया करता था। मतलब दान दिया करता था किस किस को, तो मैम गरीबों को दान देता था, ठीक है, उसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं को दान देता था, उसके अलावा ब्राह्मणों को दान देता था। तो आप कह सकते हो कि महामोक्ष परिषद में दान दिया जाता था गरीबों को, बौद्ध भिक्षुओं को और ब्राह्मणों को। ठीक है, और कहा जाता है कि ये महामोक्ष परिषद लगभग 75 दिन होती थी। 75 दिन तक ये महामोक्ष परिषद लगती थी, जिसमें राजा गरीबों को, बौद्ध भिक्षुओं को और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। माफी चाहूंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका महामोक्ष परिषद, ठीक है। तो ये क्या था, एक तरीके से एक दान करने वाली सभा हुआ करती थी, दान करने वाली सभा इसको कहते थे। ये आपने इसके बारे में सुना, तो ये भी हर्षवर्धन के समय पर ही हुआ था। उसके बाद आगे हम चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं आगे हर्ष की, तो आपसे पूछा जाएगा कि हर्ष किस धर्म का अनुयायी था। हर्ष, ठीक है, तो आप कहूं कि अगर मैं कहूं हर्ष शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव की पूजा करता था, भगवान शिव को मानता था, शैव धर्म का अनुयायी। लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद, बौद्ध धर्म को अपनाया। अब आप मुझे बताइए कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से इसका संबंध होगा। बौद्ध धर्म को अपनाया। अब आप मुझे बताइए कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से हर्षवर्धन का संबंध होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आगे बात करती हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि हर्षवर्धन के समय पर ही क्या हुआ था, तो आप कहोगे कि मैम हर्षवर्धन के समय पर ही कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। कुंभ मेले की शुरुआत, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कल, आज नहीं, अब यहां से मैं आपको कराऊंगी कल, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। वेरी गुड, महायान शाखा से, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड था, महायान शाखा से। तो आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल मैं आपको बताऊंगी कुंभ मेला और कल मैं शुरू करूंगी संगम युग, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।